now I'm going to teach you the story of the sound of music. We are discussing the story of Evelyn. The writer of this story is Deborah Cowley. Deborah Cowley एक पर्सन थी जिन्होंने एवलिन का इंटरव्यू लिया था और उनके इंटरव्यू में जो जो बातें हुई थी वो उन्होंने इस स्टोरी में, इस कहानी में द साउंड ऑफ म्यूजिक में मेंशन किया है. तो नाउ वी स्टार्ट. Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड में जो ट्रेन चलती हैं, जब वो ट्रेन आती है तो जितने भी लोग प्लेटफॉर्म पे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जोस्टल करते हैं, एक अदर को करते हैं, देन वो एंटर कर जाते हैं ट्रेन में. यानी कि एवरीवन वांट टू गेट फर्स्ट इन ट्रेन. A slight girl looking younger than her 17 year was nervous yet excited as she felt that vibration of the approaching train. एक वीक और पतली लड़की, सैडर का मतलब होता है कमजोर, वीक एंड थिन गर्ल, यानी एक छोटी और कमजोर लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, वो 17 साल की थी, उससे छोटी दिखाई दे रही थी या लग रही थी. while nervous yet excited, वो थोड़ी घबराई हुई सी थी और एक्साइटेड भी थी. as she felt the vibration of approaching train, कि जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई ट्रेन आ रही है, उसके कंपन को वो फील करती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था. कहाँ पे था? एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी लंदन के प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी में उसका एडमिशन हुआ था. वहाँ पे उनका फर्स्ट डे था, जिसका एवलिन का, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड डाउटिंग इनफ, डाउटिंग का मतलब होता है वो थोड़ी डरी हुई थी. एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर्म अ स्कॉटिश फॉर्म, यानी कि वो थोड़ी डरी हुई थी बिकॉज ऑफ इट. वो कहाँ से आई हुई थी? वो जो लड़की थी एवलिन, वो स्कॉटिश फॉर्म से आई थी और उनका एडमिशन लंदन में हुआ था, इसलिए थोड़ी वो नर्वस थी और थोड़ी डरी हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट. शी वाज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन ये जो पर्सन थी एवलिन, वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी और उन्होंने बहुत सारे चैलेंज को फेस किया. बट सी वाज अ प्रोफाउंडली डेफ, और वे पूरी तरीके से डेफ थी, वो सुन नहीं पाती थी, फिर भी उनको म्यूजिशियन बनना था. शी इज वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड शी वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन. we learn from this story that never give up. We face the obstacles and only we are who remove our obstacles in our path. That is a story of Evelyn Glennie. Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. यानी द साउंड ऑफ म्यूजिक में बताया गया है कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन जो चलती है, जब वो प्लेटफॉर्म पे आती है तो जितने भी वहाँ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं, जोशल करने लगते हैं अपनी पोजीशन पाने के लिए ट्रेन में. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, एक छोटी सी और कमजोर लड़की, स्लाइट गर्ल को बोलते हैं, लुकिंग यंगर जो काफ़ी छोटी दिख रही थी, देन हर 17 ईयर कि वो 17 साल की, उससे भी ज़्यादा वो छोटी दिख रही थी. वह नर्वस येट एक्साइटेड, वे थोड़ी घबराई हुई थी और एक्साइटेड भी थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही वो जो ट्रेन आ रही होती है उसकी वाइब्रेशन को फील करती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस लंदन एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म. उसका पहला दिन था उस लड़की का, किसका? एवलिन का. एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, वहाँ पे जो कि लंदन में है, यहाँ पर उसका फर्स्ट डे था. एंड डाउटिंग इनफ, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई थी. फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, अगर स्कॉटिश फॉर्म से कोई भी आया हुआ व्यक्ति जो लंदन जा रहा हो जहाँ पे उसका एडमिशन हुआ है, वो डरा हुआ ही होगा. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस ए बिगर चैलेंज, लेकिन उसने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया था. किसने? एवलिन ने. देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरीके से डेफ थी, बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, यानी जो एवलिन थी, एक दिन उसकी मतलब सुनने की जो क्षमता थी वो कम हो गई. अब वो धीरे धीरे हो रही थी. हर मदर रिमेंबर, उसकी मदर को याद आया, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत है. व्हेन द 8 ईयर ऑफ ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, कि जो 8 साल की जो लड़की थी वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम, जब उसका नाम लिया जाता है, एंड शी डिड नॉट मूव, तो वो हिलती भी नहीं है. होता है ना, किसी का हम नेम कॉल करते हैं तो वो पर्सन मूव होता है, वो सुनता है कि हाँ मुझे कोई बुला रहा है. बट एवलिन ऐसा नहीं करती है. आई सडनली रियलाइज, मुझे
हुआ। सी हैड नॉट हेयर से Isabel Glennie for quite a while. Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. मुझे अचानक से महसूस होता है कि आई थिंक वो सुन नहीं पा रही है। उसकी मदर बोलती हैं ये चीज। इसाबेल जो होती है वो बताती हैं फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस। जो एवलिन थी वो अपनी जैसे वो सुन नहीं पा रही उसको वो छुपा रही थी किस से, अपने फ्रेंड से, टीचर से। बट बाय द टाइम समय के साथ सी वॉज 11, अब वो 11 साल की है। हर मार्क हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर headmistress asked to her parents to take her a specialist. तो उसके जो प्रिंसिपल हैं वो बोलते हैं कि इसके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, काफ़ी ख़राब हो गए हैं, तो उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। उसके पेरेंट्स से वो आग्रह करते हैं। It was then described that the hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एवलिन है उसकी सुनने की जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई या कम हो गई। क्यों, किस वजह से? नर्व डैमेज की वजह से। ठीक है। सो दे वर एडवाइज दैट वो जो स्पेशलिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने उसे एडवाइस दिया सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसे हियरिंग एड्स लगाने पड़ेंगे। किसके लिए? सुनने के लिए। हियरिंग एड्स एक डिवाइस होता है जो डेफ हो जाते हैं या फिर जो कम सुनते हैं वो इनका यूज करते हैं। सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। यानी कि वो ये बोलती हैं कि उन्हें बोला गया स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग कि उनको हियरिंग एड्स लगाने हैं और उनको जो एवलिन है उनको डेफ के स्कूलों में भेजा जाए, मतलब नॉर्मल स्कूल में ना पढ़े, वो डेफ के स्कूल में पढ़े। सो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। वो बोल रही थी कि मेरे सामने सब कुछ ब्लैक हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे डेफ के स्कूल में भेजा जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मुझे हियरिंग एड्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी इस इनकैपेबिलिटी को, या हम ये बोल सकते हैं कि वो इस चीज़ को छुपाती रही थी अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपनी मदर से, कि वो कम सुन पा रही हैं। जब उनके नंबर बहुत ख़राब होने लगते हैं तब उनके टीचर को पता पड़ता है कि ये जो इसको कोई प्रॉब्लम है, देन वो उनकी मदर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप इनको ले जाइए आगे। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझको हार नहीं माननी है। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ लाइफ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं भी अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह ही स्पेंड करना चाहती हूँ। ये नहीं कि अगर मैं डेफ हो गई हूँ या मैं सुन नहीं पा रही हूँ तो मैं उन कामों को ना कर सकूँ जो और लोग करते हैं। और वो क्या करना चाहती थी? एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं म्यूजिक में ही अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाऊंगी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई इंसान सिंगर बनना चाहता है या फिर म्यूजिशियन बनना चाहता है तो उसे एटलीस्ट म्यूजिक के साउंड, म्यूजिक के जो राग्स हैं वो कम से कम समझ में तो आने चाहिए थे, लेकिन उसको नहीं आ रहे थे। वन डे सी नोटिस, एक दिन उन्होंने नोटिस किया a girl playing a xylophone and decided that he also want to make it possible। यानी कि वो जो लड़की थी एवलिन, वो देखती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही होती है, वो डिसाइड करती है कि मुझको भी जाइलोफोन मत बजाना है। ठीक है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल था? जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ओके, Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fox spotted her potential to begin by tuning into her last drum to different notes and don't listen through your ears। यानी कि जब वो बताती है अपने टीचर्स को कि भाई मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो उसकी टीचर्स उसे डिस्करेज करती है। वो बोलती है अरे आप तो प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे हो, आप क्या म्यूजिशियन बनोगे। तो क्या होता है कि एक होते हैं रॉन फ्रॉक, वो क्या करते हैं उसके पोटेंशियल को पहचान लेते हैं। एक बेस्ट टीचर वही होता है जो हर स्टूडेंट को डिस्करेज ना करे, वो उसे इंकरेज करे ना कि आप कर सकते हो। तो डिफरेंट नोट्स, तो वो क्या करते हैं, रॉन फ्रॉक स्पॉटेड हर पोटेंशियल टू बिगिन बाय ट्यूनिंग इनटू लार्ज ड्रम टू डिफिकल्ट नोट्स। तो वो क्या करते हैं, दो ड्रम को रखते हैं एंड देन कहते हैं कि अब तुम्हें इनकी ट्यूनिंग को सुनना है, अब तुम बताओ कि तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, जब वो डेफ है तो वो सुन कैसे लेंगी। तो डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू
थ्रू योर ईयर, और बोलते हैं कि आपको कानों से नहीं सुनना है। ही वुड से, वो कहते हैं ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, दूसरे तरीके से आप सुनने की कोशिश करो। सेज एवरिन, एवरिन से कहते हैं सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मुझे महसूस होता है, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं जो हायर ड्रम को अपनी कमर के ऊपर से सुन पा रही हूँ। जब हम ड्रम होता है उसके उस पे जब हम क्या करते हैं, आवाज करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि निकलती है, जो हायर ड्रम होता है, उसकी आवाज वो अपनी कमर के ऊपर से सुन पा रही थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और अपने वो ड्रम की जो लो आवाज थी उसको वेस्ट डाउन से, कमर के नीचे से सुन पा रही थी। फ्रॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फ्रॉक्स बोलते हैं कि इस एक्सरसाइज को रिपीट करो बार बार। एंड सून एवरीवन डिस्करेज्ड दैट सी could sense certain notes in different part of her body। अब एवरीन बोलती है कि देखो मैं डेफ हूँ, मैं कानों से नहीं सुन पा रही, लेकिन मैं अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्टों से इसको, म्यूजिक को, ड्रम की आवाज को, ट्यूनिंग को सुन पा रही हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अब एवरीन क्या बोलती है, मैंने सीख लिया अपने माइंड को ओपन करना, एंड बॉडी टू माइंड एंड बॉडी टू साउंड, और अपनी बॉडी को ओपन करना किसके लिए, फॉर साउंड, म्यूजिक के लिए, साउंड के लिए, वॉइस के लिए, इन चीजों को सुनने के लिए। एंड वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन को सुनने के लिए। द रेस्ट वॉज द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, सब कुछ जो है, जो अगर इन फ्यूचर में म्यूजिशियन बनती हूँ तो सब कुछ जो है वो डिटर्मिनेशन का मीन्स होता है, कोई काम अगर हम डिसाइड करें तो हम उससे जरूर करें, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ भी हो। और वो बोलती है हार्ड वर्क, ज़्यादातर तो जो है मैंने क्या किया है, ये जितना भी म्यूजिशियन का वर्क कर रही हूँ या मैं साउंड को सुन रही हूँ, वेस्ट अप और वेस्ट डाउन से ड्रम की हायर और लोअर आवाज को सुन रही हूँ, वो सब मेरे डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क का काम है। She never looked back from that point onwards, यानी कि जो एवलिन थी जब वो आगे बढ़ गई, जब उन्हें पता पड़ गया कि वो डेफ है लेकिन वो फिर भी म्यूजिक को सुन पा रही हैं, तो वे कभी भी उस जगह से जहाँ वो बढ़ चुकी थी आगे, उससे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं। She toured the United Kingdom with a youth ऑर्केस्ट्रा, यानी कि एक पर्सन के साथ, जो यूथ था, यंग था, उसके साथ वो क्या करती हैं, यूके जाती हैं। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, शी वाज 16, शी हैड द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमिक, यानी कि वो क्या करती है, रॉयल एकेडमी जाती है, वहाँ पे म्यूजिक के लिए वो पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर वो प्राप्त करती हैं। हिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर किसी ने प्राप्त नहीं किया था। एंड देन she gradually moved from orchestra work to solo performance, यानी पहले वो ऑर्केस्ट्रा में क्या करती थी, ग्रुप में परफॉर्मेंस किया करती थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं सोलो परफॉर्मेंस दूंगी, यानी मैं अकेले परफॉर्म करूंगी, तो वो अकेले परफॉर्म करने लगती हैं। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल का जो कोर्स था उनका, 3 ईयर कोर्स, 3 साल का जो कोर्स था, उसके एंड में she had captured most of the top award, उन्होंने सारे ऐसे टॉप अवार्ड ले लिए थे कि इन्होंने, एवलिन ने, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती थी कि कोई भी उनकी ये जो अवार्ड है या जो भी उन्होंने गेट किया म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिशियन से रिलेटेड, वो हीरोइक अचीवमेंट है, यानी बहुत अच्छे अवार्ड है, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट कभी भी नहीं किया। और वो बोलती कि अभी मैं और आगे वर्क करूंगी, और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो मैं फ्री नहीं बैठ सकती, मुझे केवल काम करने की आदत है, मैं काम करना पसंद करती हूँ। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, यानी कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन से परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम जरूर वहां तक पहुंच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी कि वो ये बोलती हैं कि सी गॉट राइट टू द टॉप, वो वर्ल्ड के टॉप पे जाके यानी बहुत मानी जानी म्यूजिशियन हो जाती हैं, और उनको ही मतलब ये बोला जा रहा है कि हर एक अवार्ड में, हर एक शो में उनको बुलाया जा रहा है। किसको, एवलिन को। वो मल्टी टैलेंटेड गर्ल थी, ठीक है, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 इंस्ट्रूमेंट उनको बजाने आते थे, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ इंडिया में भी उनको बुलाया जा रहा था, तो उनका जो
बिजी था। It is intriguing to watch Evelyn's functions so effortlessly without hearing. ये सुन के लोगों को आश्चर्य होता है कि वो लड़की सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों की बातों को सुन रही है, सहज रूप से समझ रही है। इन अवर 2 आवर 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, यानी एक गर्ल होती है जो उनका इंटरव्यू लेती है, वो सोचती कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे चीज़ों को समझती है, मेरी बात कैसे समझती है, जबकि वो सुन नहीं सकती। तो वो इंटरव्यू लेती है, उस इंटरव्यू के दौरान इन अवर 2 आवर्स डिस्कशन, 2 घंटे का डिस्कशन होता है दोनों का, एवलिन का और उस इंटरव्यू टेकर का। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वो एक भी शब्द छोड़ती नहीं है, यानी वो जो क्वेश्चन पूछती है उनका वो आंसर देती हैं। विद गुस्सी बियर्ड गिव मी अ ट्रबल, वो बोलती है कि जिसकी दाढ़ियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं तो मुझे समझने में प्रॉब्लम होती है। सी लाफ्ड नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो उसके लिप्स को नहीं समझ पाती है, यानी वो ज़्यादातर फेशियल एक्सप्रेशन से और आई से इस तरीके से वो लोगों की बातों को समझती थी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। ठीक है, इट इज अ होल फेस स्पेशली द आईज, सी स्पीक फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश स्लिट, और वो अपने इंटरव्यू में स्कॉटिश स्लिट यानी स्कॉटिश में बात करती हैं। वो ये बोलती हैं कि जब मैं 8 साल की थी तब तक तो मैं सुन सकती थी, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है मैं अच्छे से बोल लेती हूँ। As for music, she explains it pour in through every part of my body, यानी एवलिन बोलती हैं that is as for music, यानी म्यूजिक जो है she explain करती हैं कि जो म्यूजिक है वो मेरे पूरे बॉडी में समाया हुआ है। In tingles in the skins, my cheekbones, even in my hair, when वो ये बोलती है कि जो म्यूजिक है वो झंझनाहट सी प्रोवाइड करता है जब मैं म्यूजिक या म्यूजिशियन या ड्रम बजाती हूँ। कहाँ पे? चिक बोन्स में, मेरे बालों में और मेरे स्किन पे। When she plays a xylophone, she can sense the sound. जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो म्यूजिक को और साउंड को फील कर पाती है, सेंस कर पाती हैं। पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप, यानी लकड़ी से स्टिक से गुजरती हुई वो उनकी उंगलियों तक पहुँचता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो क्या करती हैं ड्रम की तरफ झुक जाती हैं। She can feel the resonance flowing into her body on a wooden platform, और वो क्या करती है साउंड को फील कर पाती हैं। देन उन्होंने एक्सप्लेन किया है हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है, सी रिमूव्ड हर शूज, वो अपने जूतों को उतार देती हैं परफॉर्मेंस करने से पहले, सो दैट इससे ये द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर बेयर फीट, की जो वाइब्रेशन है वो उनके नंगे पैर तक जाएगा। बेयर फीट का मतलब नंगे पैर होता है, एंड अप हर लेग, और उनके फिर पैरों तक। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस को भी खुश रखती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्हें एक अवार्ड मिलता है कहाँ पर कि वो अकेले परफॉर्म करती हैं, कहाँ पर मिलता है? फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस, ठीक है। और सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड बोलते हैं उनसे, किन से? एवलिन से या और लोगों से, कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने इनकी सुनने की शक्ति छीन ली, बट लेकिन हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा रिटर्न किया जो हमारे पास भी नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील, वो महसूस करती हैं। far more deeply than any of us, हम जो सुनते हैं वो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा बेटर है। That is why, इसीलिए why she express music so deeply, वो म्यूजिक को, गाने को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। ओके, ठीक है। अरे हाँ, एवलिन confesses that she is something of a workaholic, यानी जो एवलिन थी वो बोलती है कि मैं वर्कहॉलिक कर लूँ, यानी मुझे फ्री बैठना पसंद नहीं है, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे और काम करना होता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, बट रिवॉर्डेड आर इनॉर्मस, लेकिन जो उनका जो रिवॉर्ड होता है वो उससे भी ज़्यादा होता है, हार्ड वर्क पे होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, यानी कि जो एवलिन थी वो ये बताती है कि मेरी जो क्लासेस होती हैं, इंटरनेशनल जो शेड्यूल है वो भी बिजी रहता है, एंड देन हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल बताया गया है, और मेरे जो हर जगह
कॉन्सर्ट होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करती हैं, जो यंग म्यूजिशियन हैं उनको प्रायोरिटी में रखती हैं, उनको भी कुछ बताती हैं अपनी म्यूजिक के बारे में कि वो भी सीखें और आगे के लोगों को याद रहे कि हार्ड वर्क नेवर गिव अप, हार्ड वर्क नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हार्ड वर्क मेक पॉसिबल एवरीथिंग एंड रिसलिंग ऑफ द बीथोवन फन फॉर डीफ चिल्ड्रन, यानी कि एंड रिसलिंग ऑफ द बीथोवन फन फॉर डीफ चिल्ड्रन का जो एक फंड है या फिर जहाँ पे जो डेफ चिल्ड्रन रहते हैं वो ये बोलते हैं सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द वुमेन। जरा हटा दे इस वीडियो। एवलिन कन्फेस दैट सी इज समथिंग और वर्कहोलिक, वो बताती है एवलिन कि मैं वर्कहोलिक गर्ल हूँ, यानी कि मुझे कोई ना कोई काम करना पसंद है, मैं फ्री बैठना पसंद नहीं करती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो इतना कठिन मतलब बहुत हार्ड वर्क करती हैं क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, बट रिवॉर्डेड आर इनॉर्मस, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस, अपनी क्लासेस को छोड़ के अपने परफॉर्मेंस को छोड़ के वो यूथ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। एंड रिसलिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी बताया गया कि वो डेफ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं, ठीक है। दे सी दैट इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, अब जो डेफ चिल्ड्रन है या जो स्पेशल चाइल्ड है वो सोचते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं। एवलिन क्लीनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो एवलिन थी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे अवार्ड गेट किए कि उनकी एज से मतलब उनकी जितनी एज थी उसके दोगुनी एज के लोगों ने भी नहीं किया होगा। She has brought percussion to the front of orchestral and demonstrated it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say it can do it, I can, and not the least she has given enormous pleasure to millions। यानी वो ये बोलती हैं कि अब जो डेफ पीपल है वो डिसाइड करते हैं, वो मुझे देखते हैं और मैं उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करती हूँ, जैसे वो क्या बोलते हैं कि हम भी वो काम कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया। ये भी एक स्पेशल चाइल्ड थी और हम भी हैं, हम भी एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकते, हम भी हार्ड वर्क करेंगे और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे। ये जो पार्ट सेकेंड है किसका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह का है। इसमें बताया गया है कि वो पुंगी को सहनाई में बंद कर। साउंड ऑफ म्यूजिक का ये पार्ट 2 है। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह के बारे में बताया गया है कि वो पुंगी को सहनाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब तक मैंने रिटर्न किया था, मैं रीड करके बता देती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। एम्पर औरंगजेब बेन द प्लानिंग ऑफ म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, यानी उन्होंने म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से मना कर दिया था। वो बोलते थे कि इसे पुंगी कहते थे, वो जो भी आपका म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट हो सभी को पुंगी बोला करते थे। इन द रॉयल फॉर द इट हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड, वो बोलते थे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे तीखी आवाज निकलती है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर। Few had thought that it would one day be revived। अब सब लोग इसी को पुंगी बोलने लगे थे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। अब वन डे लोग सोचते थे कि एक दिन ऐसा होगा कि जो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका पुनर्जन्म होगा, यानी लोग इसे बजाएंगे। सो ए बार्बर ऑफ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक जो बार्बर था वो किसी प्रोफेशनल म्यूजिशियन से था, who had access to the royal palace, जिसकी जो पॉस्ट थी वो रॉयल पैलेस तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, वो डिसाइड करता है कि मैं जो पुंगी की जो ध्वनि है उसको बदलूंगा, ठीक है। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेन, यानी एक वो पाइप लेता है एंड दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड अ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप में 7 होल करता है। एंड ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, यानी जब वो उनमें होल कर देता है और उसे बजाता है तो उससे काफ़ी अच्छी ध्वनि मधुर ध्वनि निकलती है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, यानी वो वहाँ पे जाता है दरबार में राजा के सामने, जब वो उसे प्ले करता है उस पुंगी को सहनाई का नाम दे देता है और जब उसे बजाता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जो पुंगी से जो इंस्ट्रूमेंट था, यानी पुंगी अब चेंज हो गया था, किसमें चेंज हो गया था, सहनाई में। सहनाई में अब पुंगी चेंज हो गया था। तो
आवाज़ आती थी, अब इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। द इंस्ट्रूमेंट सो दैट डिफरेंट फ्रॉम द kungi had been given a name as the story goes, since it was the first played in the Sahas chambers and was played by the Nile. The instrument was named Sehnai, यानी कि ये सहा के चैम्बर में, यानी कोई सहा कोई राजा होंगे उनके चैम्बर में सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया था, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला जो पर्सन था वो एक नाइक था, एक बार्बर था, तो उसका नाम सहनाई रख दिया उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। सेकेंड, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस, यानी कि जो सहनाई का जो साउंड होता है उसकी जो ध्वनि है वो क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। एंड फॉर दिस रीजन, इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, इसी कारण से मंदिरों में बजाई जाती है सहनाई। एंड इन द इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और शादियों में भी बजाई जाती है, ठीक है। इन द पास्ट सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द रॉयल कोर्ट, और राजा के दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट होते तो उनमें से सहनाई भी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, अब ज़्यादातर वो मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती है, बिकॉज ऑफ ये शुभ माना जाता है सहनाई को बजाना। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अगर इस पुंगी को कन्वर्ट किया सहनाई में तो ये और इसकी इतनी वैल्यू बढ़ाई तो केवल वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के वजह से। थर्ड पैरा, एज 5 ईयर ओल्ड, 5 साल बाद ये बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिल्ली डंडा, यानी बिस्मिल्लाह खान के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया कि वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट ईस्ट स्टेट ऑफ डुमरा इन बिहार, यानी बिहार में वो क्या गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, कौन, बिस्मिल्लाह खान। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। यानी वो एक मंदिर में जाया करते थे, बिहारी जी के मंदिर में, और वहाँ पे जाके वो क्या करते थे, सहनाई बजाते थे, गाते थे, और वहाँ पे उनको रिवॉर्ड मिलता था 1.25 kg का लड्डू मिलता था, इतना भारी उन्हें लड्डू गिवन किया जाता था, किसके द्वारा, महाराजा के द्वारा। दिस हैपन 80 ईयर एगो, यानी 80 साल पुरानी बात है ये। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और यहाँ पर उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यानी एक लड़का जो नॉर्मली किसी मंदिर में जाके गाना गा रहा है, सहनाई बजा रहा है, उसकी वजह से उसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, एक लड्डू पकड़ा दिया जा रहा है, और उसकी वजह से उन्हें भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट, born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belong to a well-known family musician from बिहार। जो बिस्मिल्लाह का जो बैकग्राउंड था वो भी म्यूजिशियन से रिलेटेड था, यानी कि वो बिहार के एक पर्सन थे, बिहार के एक लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाब ऑफ भोजपुरी किंग्स कोड, वो भी एक सहनाई नवाब थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एनेस्टर वर आल्सो अ सहनाई प्लेयर, यानी उनका जो बैकग्राउंड है वो सहनाई प्लेयर से ही रिलेट करता है, इसलिए वो भी एक सहनाई प्लेयर बन जाते हैं। पैरा फिफ्थ, द यंग बॉय टुक द म्यूजिक रियल इन लाइफ, अब जो छोटा सा लड़का था उसके लाइफ में, उसके जीवन में अब संगीत का बहुत बड़ा रोल होने लगा। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल का था, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू अ मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारसी, यानी कि जब वो 3 साल का था उनकी जो मदर थी उसे अपने मामा के घर ले जाती है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई, यानी कि जो बिस्मिल्लाह थे, फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनको पसंद आ जाता है कि ये जो अंकल है मेरे जो सहनाई बजा रहे हैं, मतलब बजा रहे हैं, अब मैं भी ऐसा करूँगा। सो बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying the uncles Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai, यानी वो अपने अंकल के साथ, जिनका नाम अली बख्श था, उनके साथ जाते हैं और मंदिर में जाके सेनाई बजाया करते थे, जो कि बनारस में था। Ali Baksh would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for an hour on the end, यानी बिस्मिल्लाह और उसके अंकल साथ में बैठ के सेनाई बजाते थे और वो कैप्टिवेटेड हो जाता था, यानी कैप्टिवेटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट होना। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit
practicing throughout the day. अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, पूरे दिन प्रैक्टिस करता रहता था किसका, शहनाई बजाने का. For year to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga become the young apprentice's favorite haunt where he would practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improvising and invent rags that were earlier considered to be behind of the rags of the शहनाई. अब वो क्या करते थे, घंटों अपने फेवरेट प्लेस पे बैठ के शहनाई बजाया करते थे और जो गंगा की जो धारा थी वो से उन्हें बताती थी कि तुमको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है धीरे धीरे, यानी वो उनसे सीखते थे उस गंगा से. ठीक है, वो अकेले बैठ के गाया करते थे. एट द एज ऑफ 40 बिस्मिल्लाह accompanied his uncles to the Allahabad music conference. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncles to the Allahabad music conference. यानी कि वो एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं बिस्मिल्लाह और उनके अंकल. At the end of his उस्ताद फैजान खान patted the young boy's back and said, यानी थपथपाते हैं किस पे, बिस्मिल्लाह के बैक पे, और बोलते हैं कि मतलब शाबाशी देने की थपथपाया जाता है. वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो एंड यू विल सेल मेक इट विद ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938. यानी कठिन परिश्रम करो और तुम इसे पॉसिबल कर दोगे, जो तुम्हें बनना है तुम इसे परस्यू कर दोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, यानी ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के 1938 के बारे में बताया गया, 38 ईयर मेंशन किया गया है. क्या बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो उसे उस टाइम पे बिग ब्रेक मिला था बिस्मिल्लाह जी को. ही सून बिकेम एन ऑफ्टन हेयर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उनकी शहनाई को रेडियो पे सुना जा रहा था. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली थी, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन. बिस्मिल्लाह जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को ग्रीट किया था विद हिज शहनाई, अपने शहनाई के साथ. ही poured his heart out into राग काफी from Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with Destiny speech. यानी इसके बाद शहनाई के बाद उन्होंने अपनी स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने. बिस्मिल्लाह खान वाज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भारत में और उनके विदेश में दोनों जगह उनको क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was so taken by the maestro and gifted him priceless pristine carpet and other souvenir. The king of Afghanistan was not only one of the fascinated with Bismillah's music. तो फिल्म डायरेक्टर, अब इसमें बताया गया है कि वो कहाँ जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं और कहाँ, अफगानिस्तान, और वहाँ पे जाके उन्हें किंग जाहिर जो होते हैं वो काफ़ी उनसे फैसिनेटेड होते हैं उनके म्यूजिक से, तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी देते हैं. ठीक है, आगे द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक. तो केवल अफगानिस्तान के जो राजा थे वही उनकी म्यूजिक से अट्रैक्ट नहीं हुए. फिल्म डायरेक्टर एक थे विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल. यानी किसी फेस्टिवल पे वो बिस्मिल्लाह के शहनाई को सुन लेते तो वो भी खुश हो जाते हैं. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नाम होता है उनका. ठीक है, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. अब वो शहनाई के नाम पे वो अपनी मूवी का नाम रख देते हैं गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट, जो फिल्म होती है वो हिट जाती है. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की जो एक रचना होती है दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टर बस्टर. अब इन्होंने एक रचना लिखी थी, इस पर एक मूवी बनी और वो चार्टर बस्टर का काम किया, यानी बहुत ज़्यादा उसे दिखा गया. डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह किंग्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर अपना I just can't come to terms with the artificial and glamour of the film world, he say emphasizes. वो उनकी केवल 2 मूवी आई थी 2 डायरेक्टर की. वो ये बोलते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि तुम बॉलीवुड में या फिर वहाँ पे तुम्हारा सही चल रहा था मूवी का, तो तुम क्यों फिर तुम्हें ये करना है, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे जो था फालतू का ग्लैमर आर्टिफिशियल ब्यूटी ज़्यादा है बॉलीवुड में या फिर मूवीज़ में, वो मुझे नहीं करना है. ठीक है, वो मना कर देते हैं. अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, जो उनकी पहचान थी, जो उन्हें अवार्ड मिल रहे थे, लोग उन्हें जान रहे थे, वो बहुत जल्दी उनके पास आए. यानी उन्हें जो लोग थे वो काफ़ी जल्दी तरीके से जानने लगे. यानी काफ़ी लोग होते हैं हार्डवर्क करते हैं और हार्डवर्क करने के बाद भी
पूरी एज निकल जाती है, उनको ना कोई जानता है ना उनका हार्डवर्क पे होता है, लेकिन इनका हुआ था। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में इन्हें एक परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। ये पहले इंडियन थे, ठीक है। He also took part in World's Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival and Ox Trade Fair. So well known did he become the internationally that an auditorium in was the name after him. तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक मस्जिद का नाम इनके नाम पे रखा गया था, ठीक है। आगे नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मा श्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। बहुत सारे अवार्ड, ये जो मैंने अवार्ड आपको बताए सारे अवार्ड उनको मिले हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड नियर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है बिस्मिल्लाह खान को, द भारत रत्न मिला है विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। वो क्या करते हैं, उस अवार्ड को अपने चेस्ट से लगा लेते हैं और वो बोलते हैं ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं कुछ कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत के रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, अब तो वेस्ट के लोग भी आ रहे हैं हमारा म्यूजिक सीखने के लिए, तो भारत के जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड इज एक्सीजली फाउंड ऑफ बनारस एंड दुमराव, दे रिमेन फॉर हिम दे द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। वो दो जगह को बहुत पसंद किया करते थे। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक यूएसए का उनका स्टूडेंट था, वो उनसे बोलता है वंस वांटेड हिम टू लीड ए सेनाई स्कूल इन यूएसए, वो चाहता है कि यूएसए में भी एक सेनाई स्कूल हो, ठीक है। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक अच्छा फैन था, एक अच्छा शिष्य था, वो चाहता था कि यूएसए में एक सेनाई स्कूल हो। वो बोलता है इनसे बिस्मिल्लाह से एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर बनारस बाय रिप्लीटिंग द टेम्पल हेयर। वो बोलता है कि मैं भी बिल्कुल यहाँ यूएसए में बनारस का माहौल बना दूंगा, जो जो चीज़ आपको पसंद है वो सब ला दूंगा, लेकिन आप यहीं रहो और यहाँ पे सेनाई स्कूल खोलो। अब क्या होता है, बट खान शाह आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। वो बोलते हैं क्या तुम रिवर गंगा को भी यहाँ पे ले आओगे यूएसए में। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, में मतलब तरस जाता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाली मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं बनारस और होली गंगा को, पवित्र गंगा को देखने के लिए तरस जाता हूँ। एंड व्हाइल इन बनारस, में बनारस में, तो आई मीन द यूनिक मठ ऑफ डुमरा, तो मैं डुमरा के बिहार के एक मठ को देखने को तरस जाता हूँ। अभी लास्ट पैरा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है वो सांस्कृतिक विरासत का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वन डे एफर्टलेसली एक्सेप्ट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो एक कट्टर मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने लाइक हिम कैन बी नेचुरली प्ले विद शहनाई, वो शहनाई बजाया करते थे एवरी मॉर्निंग हर सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल में, यानी वो एक कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद वो शहनाई बजाया करते थे। तो हमको ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, एंडिंग ऑफ दिस लेसन।